महकता दामन। हिंदी उर्दू स्टोरीज। आप देख रहे हैं इश्क की तपिश पहली किश्त। मम्मा ने जैसे ही कमरे में कदम रखा डॉक्टर अरसलान मलिक को हमेशा की तरह फाइल में सर दिए पाया। अरसलान बेटा, कितनी बार कहा है अस्पताल का काम अस्पताल में ही रखा करो, मगर तुम मेरी सुनो तब ना। अपने स्मार्ट से बेटे की तरफ उन्होंने देखते हुए आदत के मुताबिक टोका। काम का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मेरी प्यारी मम्मा के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। आइए प्लीज़। फाइल बंद करते हुए वो मुस्कुराए और फिर उनका हाथ थाम कर अपने करीब ही बैठा लिया। वो अंदर तक निहाल हो गई। बहुत थक जाते होंगे, इतने बड़े अस्पताल की जिम्मेदारी अकेले संभालना भी तो बहुत मुश्किल होता होगा। उन्होंने मोहब्बत से उनके माथे से बाल समेटे तो वो तमाम फाइलें एक तरफ करके उनकी गोद में सर रखकर लेट गए। मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करने आई थी। जी कहिए, मैं सुन रहा हूँ। मैं चाहती हूँ कि अब तुम शादी कर लो। तुम तो सुबह शाम अस्पताल के चक्करों में गुम रहते हो, कभी कभी तो सारी रात नहीं आते। पीछे मैं इतने बड़े घर में बौलाई बौलाई फिरती रहती हूँ। तुम्हें माँ की तन्हाई का ज़रा एहसास नहीं। उनके इतना जज्बाती होने पर वो हैरान रह गए। पहले कभी उन्होंने इस तरह बात नहीं की थी। उन्होंने लंबा सांस हवा में छोड़ते हुए उनके दोनों हाथ थामे। मैं आपकी फीलिंग समझ रहा हूँ, मगर प्लीज़ आप भी तो मेरी मजबूरी समझिए। अभी तो अस्पताल की कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हुए कुछ माह हुए हैं। अभी तो बहुत काम करने बाकी हैं और आप कह रही हैं शादी कर लूँ। वो तफसील बताकर बोले, मैं कुछ नहीं जानती। होते रहेंगे सारे काम भी साथ साथ। बहू हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं चिपकी रहेगी। वो फौरन बोली। डॉक्टर अरसलान मलिक के माथे पर सोच की लकीरें उभरने लगी। ओके, आप मेरी शादी करना चाहती हैं तो ठीक है, मगर फिर मेरी भी एक शर्त है। वो काफ़ी देर बाद बोली। हाँ हाँ कहो, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। उनकी आंखें चमकने लगी। उनके लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि ये राज़ी हो गए थे। लड़के डॉक्टर हो ये तो ठीक है, मगर हार्ट स्पेशलिस्ट हो यह ज़रूरी है। वो सोच भरे अंदाज में बोली। हाँ बिल्कुल, लेकिन तुमने मुझे अच्छी खासी मुश्किल में डाल दिया। अब कहाँ से मैं स्पेशलिस्ट ढूंढती फिरूं, और वो भी हार्ट। उन्होंने अपने डेशिंग बेटे पर मोहब्बत भरी नज़र डाली और मुस्कुरा दी। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि काश मैं एक गुलाब का फूल होता, इस तरह तुम्हारी तवज्जो के दायरे में तो रहता। वो बहुत से गुलाब के पौधों की काट छांट कर रही थी जब बारी ज़िबात की आवाज़ पर तेज़ी से पलटी। वो सीने पर दोनों बाजू लपेटे उसे ही देख रहा था। आंखों में शौक का एक जहान आबाद था। आप हैरान आंखों में कंडीले रोशन होने में एक लम्हा लगा। कब आए? हाथों से मिट्टी छाटते हुए वो सामने आ खड़ी हुई। मुझे दुनिया में आए 25 साल हो चुके हैं। उसके डार्क ब्राउन आंखों की तपिश में शरारत नाचने लगी। मेरा ये मतलब तो नहीं था। वो शर्मिंदा सी गर्दन झुका गई। तो फिर क्या मतलब था? वो मुस्कुरा कर बोला। मैं आपसे मुंबई से आने की बात कर रही हूँ। उसने निगाहें उठाई। बारी जी बात कुछ नहीं बोला, यह सिर्फ जज्बे लुटाती नज़रों से देखता रहा। बहुत देर बाद आइमा ने ही पलकी झपकती नज़रों को झुकाया था। आइमा, तुम किसी दिन मुझे पागल करके छोड़ोगी, जानती हो? ये एक हफ्ता तुम्हारे बगैर मैंने कितनी मुश्किल से गुजारा। एक एक लम्हा 100 सदियां लगता था। जादू भरी बेताब सरगोशों को वो धीरे धीरे उसके कानों में उडेल रहा था। अरे बात तुम कब आए? जादू खत्म हो चुका था। दोनों ने खुद को कंपोज करने में लम्हा लगाया। अभी कुछ देर पहले उसने करीब आती अरीजा की तरफ देखा। कैसा रहा तुम्हारा टूर? आइमा खामोशी से किचन की तरफ बढ़ गई। अभी उसके मनपसंद लंच का भी तो इंतज़ाम करना था। बहुत ज़बरदस्त, मगर तुम सबको बहुत मिस किया। दोनों ही करीब पड़ी कैन की चेयर पर बैठ गए। हमें या आइमा को? उसने मुस्कुराते हुए छेड़ा तो वो भी हंस दिया। अपर क्लास से ताल्लुक़ रखने के बावजूद आपकी सोच इतनी दकियानूसी क्यों है मम्मा? माएँ तो खुद अपने बच्चों को परमिशन देती हैं कि वो अपने अंदर छुपे टैलेंट को आजमाएं, मगर आप कैसी माँ हैं जो मेरे टैलेंट को दीमक लगाना चाहती हैं? वो बदतमीज़ी से बोली।
मम्मा कितनी देर पथराए अंदाज में अपनी नाजुक पली को देखती रही, जिसने पहले कभी इस अंदाज में उनसे बात न की थी। ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो अरीज़ा? मैं और तुम्हारी पापा इस फील्ड को अच्छा नहीं समझती। वैसे भी अब तुम्हारी शादी की उम्र है, वो साफ साफ बोली। आखिर क्या बुराई है इस फील्ड में? आजकल बहुत सी अच्छी फैमिली की लड़कियां टीवी में प्रोग्राम कर रही हैं। उनके पेरेंट्स को तो कोई एतराज़ नहीं होता, वो ढिठाई से बोली। मगर हमें है, समझी तुम? आइंदा इस बारे में मुझसे बात मत करना, वो सख्ती से बोली। उंगली उठाते हुए उन्होंने वार्निंग के अंदाज में कहा और बाहर की तरफ बढ़ गई। वो वहीं सोफे पर गिरने वाले अंदाज में बैठी, सर दोनों हाथों में थामे सिसकने लगी। उसी वक्त दस्तक देते हुए आइमा अंदर आई। अरे आपको क्या हुआ? वो उसे रोते देखकर परेशान हो गई। आइमा, क्या मेरी ख्वाहिश इतनी बुरी है जिसके लिए मुझे इतना तड़पाया जा रहा है? भारी आवाज़ में कहते हुए उसने एकदम सर उठाया। आपकी ख्वाहिश बुरी नहीं है आपी, मगर मम्मा भी गलत नहीं है। सारी बात माहौल की है। हमारे घर का माहौल इसकी इजाज़त नहीं देता। उसकी समझ में ना आया कि वो किस तरह बात करे कि अरीज़ा बदगुमान भी ना हो और उसका मतलब भी समझ जाए। माहौल इंसान खुद बनाता है, और अगर तुम्हें मम्मा गलत नहीं लगती तो जाहिर सी बात है मैं गलत लगती हूँ। ऐसी बात नहीं है आपी, ऐसी ही बात है, वो तेज़ी से बोली। लम्हा लगता था उसे दूसरों के से बदगुमान होने में। तुम्हारे कहने का जो भी मतलब हो, मगर तुम और मम्मा ये बात अच्छी तरह समझ लो कि मुझे इस फील्ड में हर सूरत जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो ज़िद्दी लहजे में कहती वॉशरूम में घुस गई। आइमा ने सर थाम लिया। वो उसके ज़िद्दीपन से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। धड़ से दरवाज़ा खुला था। आइमा, जो किसी किताब के पढ़ने में मगन थी, बुरी तरह चौंकी। फिर बारिश को संजीदगी से अपनी तरफ बढ़ते देख वो हैरान से उठ खड़ी हुई। बारिश, क्या हुआ है? सब खैरियत तो है? क्या तुम नहीं जानती? उसकी आंखों में देखते हुए बहुत चबा चबा कर उसने बोला। उसने धीरे से नहीं में सर हिला दिया। मैं अभी ताया अप्पू के कमरे से आ रहा हूँ। ओह, उसकी समझ में सब आ गया। अपने लिए उसकी दीवानगी से आगाह जो थी। बारिश, मेरी बात सुने, तुम सुनो। उसके बाद तेज़ी से काटते उसके हाथ खुद ब खुद उसके कंधों पर आ ठहरे। तुम कहीं नहीं जाओगी, और इस सिलसिले में हम में और कोई बात नहीं होगी, समझी? उसने अपनी तरफ से बात ही ख़त्म कर दी। लेकिन बारिश, बस आइमा। उसने हाथ उठाकर उसे रोका। मैं इस मामले में बहस नहीं चाहता, उसने संजीदगी से कहा और पलट गया। वो पर्दे बराबर करके जैसे ही खिड़की की तरफ बढ़ी, इतनी रात को बारिश को लॉन में टहलते देखकर हैरान रह गई। मगर फिर कुछ सोचते हुए वो भी उसकी तरफ बढ़ गई। बारिश, ये क्या हरकत है? इतनी सर्दी में रात के इस पहर यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर सर्दी लग गई तो? वो फिक्रमंदी से बोली। जब बारिश ने नाराज से नज़र उसके परेशान चेहरे पर डाली तो उसकी आंखों का खौफ भरा असर आइमा के अंदर तक उतर गया। इधर आए, इधर आकर बैठें। उसका हाथ थामकर वो बेंच के पास ले आई। वो खामोशी से बैठ गया। ये क्या बचपना है? मैं कौन सा उम्र भर के लिए बारिश ने बहुत नरमी से उसके होंठों पर हाथ रखते उसका जुमला पूरा होने से रोका। आइंदा इस तरह की बात फिर कभी अपनी ज़बान पर मत लाना। मैं एक दिन की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, और कहाँ इतना अरसा। वो रूठा रूठा उसे किसी मासूम बच्चे की तरह लगा। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। और पिछले दिनों जो आप पूरा एक हफ्ता मुझसे दूर रहे थे, वो क्या था जनाब? बहुत दिलकश अंदाज में उसे छेड़ा गया। तुम अच्छी तरह जानती हो कि ताया अब्बू को मैं कभी इनकार नहीं कर सकता, और उन्हीं के काम से मैं मुंबई गया था। तो ये भी तो आपके ताया अब्बू की ख्वाहिश है? वो उसे असल पॉइंट पर ले ही आई। मुझे तुम्हारे स्पेशलाइजेशन करने पर एतराज़ नहीं है आइमा, बल्कि खुद से दूर जाने पर एतराज़ है। फिर वो एक आस से उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्यों तुम मुझसे इतनी दूर जाना चाहती हो? क्या रह लोगी मेरे बगैर? और ये वो सवाल था जो वो चाहती थी कि बारिश उससे कभी ना पूछता। उसने अपना सर झुका लिया। जब तुम खुद भी मुझसे दूर नहीं रह सकती तो फिर क्यों? वो परेशानी से बोला। मैं अपने पापा की ख्वाहिश पूरा करना चाहती हूँ बारिश, प्लीज़ मुझे कमज़ोर मत करें। मुझसे दूर रहना जितना आपके लिए मुश्किल है उतना मेरे लिए भी कठिन है,
मगर मैं अपने पापा को फिर से एक दफ़ा मायूस होते नहीं देख सकती। प्लीज़ आप मुझे समझने की कोशिश करें। वो नज़रें चुराते हुए बेवजह ही उधर उधर देखने लगी। बारिश, आप मुझे बहुत अजीज़ हैं और पापा भी। आप मुझे इजाज़त नहीं देंगे तो मैं नहीं जाऊंगी, मगर फिर मैं सारी ज़िंदगी खुद से नज़रें नहीं मिला पाऊंगी। जब जब पापा को देखूंगी पछतावों के नाक डसते रहेंगे। उसने एकदम सुर्ख नजरें उठाई। कब तक जा रही हो? अगले हफ्ते, वो धीरे से बोली। बहुत सर्दी है, चलो अंदर चलते हैं। उसकी सोचों की लड़ी को बारिश की आवाज़ ने तोड़ा तो वो उठ खड़ी हुई। बारिश नाराज़ तो नहीं है? वो लंबा सांस लेकर मुस्कुराया, फिर नहीं में गर्दन हिला दी। एक बहुत बड़ा बोझ था जो आइमा के सर से सरकता महसूस हुआ था। आइमा असद ने तैयारी मुकम्मल करने के बाद आखिरी नज़र आईने में चमकते दमकते अपने चेहरे पर डाली। उसके जाने से पहले मम्मा ने एक छोटी सी पार्टी अरेंज की थी। उसके तमाम दोस्त उसे बार्बी डॉल कहकर पुकारती थी। गुलाबी रंगत और नीली आंखों वाली आइमा असद सचमुच किसी बार्बी डॉल से कम ना थी। उसी वक्त उसकी मम्मा अंदर आई। उसे देखते ही उनकी आंखें चमकने लगी। फिर उसकी झुंझलाई सूरत देखते हुए मुस्कुराकर पूछने लगी, क्या हुआ? मुंह क्या बना रखा है? करीब आकर पूछा, फिर उसके कान के पीछे काजल से टीका लगाया। अपनी सादगी और ताबेदारी की वजह से वो हमेशा अपनी बड़ी बहन आरिज़ा असद से पहला नंबर ले जाती थी। मेहमान वेट कर रहे हैं, जल्दी से नीचे आ जाओ। मोहब्बत भरी नज़र अपनी बेटी पर डालते वो पलट गई थी। बारिश किसी काम से अंदर आया था। आइमा को सहज सहज सीढ़ियाँ उतरते देखकर वहीं ठिठक कर रुक गया। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर आइमा की जैसे ही नज़र उसके बेखुद चेहरे पर पड़ी तो वो छेपती हुई नज़रें झुका गई। झिझक और शर्म जन्मजात ही था कुछ उसमें। वो इन आँखों से सामने हमेशा हार जाती थी। इस वक्त भी नर्वस हो गई। प्लीज़ बारिश, उसने झुकी नज़रों से कहा। वो चौंका ज़रूर था, मगर देखने के अंदाज में रत्ती बराबर फ़र्क नहीं आया। कदम कदम उसकी तरफ बढ़ते वो हर वक्त हर चीज़ भूल चुका था, यहाँ तक कि खुद को भी। बारिश, तुम्हें पापा बुला रहे हैं। वो जैसे ही उसके सामने पहुंचकर खड़ा हुआ, अरीज़ा असद की पुकार पर पहले चौंका, फिर उसे घूर कर बोला, तुम्हें हमारी जासूसी के अलावा भी कोई काम है? वो झुंझला गया था उसकी एंट्री पर। वो खिलखिलाती हुई उनके करीब आई। सॉरी गाइस, ना चाहते हुए भी मैं अक्सर गलत वक्त पर एंट्री दे देती हूँ, मगर इस दफ़ा मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तो पापा का मैसेज लेकर आई हूँ। वो शर्मिंदा सी बोली, जबकि आंखों में भरपूर शरारत थी। वो आप ही, मैं तो आ ही रही थी। आइमा हकला कर रह गई। भाई, तुम्हें अब किसी की आंखें छोड़ेंगी तो तुम आओगी ना? और वैसे भी आज लग भी गज़ब की रही हो। उसने आंखें पटपटाते हुए कहा तो आइमा बौखलाए हुए बाहर की तरफ दौड़ी, जबकि बारिश बात का बस नहीं चल रहा था कि आरिज़ा के सर पर कोई चीज़ ही मार देता, जो उस वक्त वाकई किसी वैम्प से कम नहीं लग रही थी। वह भी कपड़े तब्दील करने के बारे में सोच रही थी जब उसके मोबाइल पर मैसेज टोन बजी। मैं छत पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। उसने मैसेज पढ़कर वॉल क्लॉक की तरफ देखा जो रात 1 बजा रही थी। इस वक्त उसे मुझसे क्या काम हो सकता है? वो उलझती हुई सीढ़ियाँ चढ़ गई। क्या बात है, इस वक्त क्यों बुलाया है? खैरियत तो है? उसने छूटते ही पूछा। वो नरमी से उसकी कलाई थाम कर मुस्कुराया। अपनी आंखें बंद करो। इस अनोखी फरमाइश पर वो उलझी। क्या मुझ पे एतबार नहीं? उसकी आंखों में देखते हुए पूछा गया, तो वो चंद पल उसकी आंखों में देखती रही जहाँ उसी का अक्स था। वो आंखें मूंद गई। एतबार का शुक्रिया। उसे कंधों से थामते हुए वो कुछ कदम चला और फिर एक जगह लाकर उसे छोड़ दिया। अब तुम आंखें खोल सकती हो। उसने हौले से आंखें खोली और फिर हैरान रह गई। बारिश से ये सब पूरी छत को हैरत से देखते हुए उसने बारिश की तरफ देखा जो सीने पर हाथ बांधे मुस्कुरा रहा था। ओ माय गॉड! अपने कदमों के नीचे देखने के बाद उसने एक दफ़ा फिर से पूरी छत को बेयकीनी से देखा और पांव जूती की कैद से आज़ाद किया। उसके पैरों के नीचे फूलों के पत्तियों से बना एक बहुत बड़ा दिल था जिसके चारों तरफ बहुत से दिए रोशन थे। पूरी छत फूल, दियों और रंग बिरंगी मोमबत्तियों से सजी थी। वो इस माहौल में ऐसी खोई कि पलकें तक झपकना भूल गई। बारिश, ये सब आपने मेरे लिए किया? उसने हौले से मुस्कुराते हुए सर हाँ में हिला दिया।
उसे ये सब एक हसीन ख्वाब की तरह लगा, ज़रा सी बहतियाती से, जैसे आँख खुलने का डर हो। बहुत नरमी से उसने फूलों भरी राहदारी पर चलना चाहा। अभी नहीं, कहते हुए उसके कदमों में झुका था वो। एक नज़र उसके मोमी गुलाबी पाँव पर डाली और दूसरी उसके हैरान चेहरे पर। फिर मुस्कुराते हुए अपनी जेब से छोटे छोटे दिल वाली वाइट गोल्ड की पायली निकाली और बहुत एहतियात से उसके पाँव में पहना दी। अब चलो, वो उठते हुए बोला। उसका हाथ थाम कर वो चलने लगी। झूले के करीब आते ही इबाद ने उसका हाथ छोड़ दिया था। वो एक ख्वाब के आलम में बैठ गई। झूले पर वज़न पड़ते ही झूले ने आहिस्ता से हरकत की और फिर फूलों की बारिश में जैसे वो नहा सी गई। आई कांट बिलीव दिस। बारिश की ये सब आपने मेरे लिए किया। उसकी आवाज़ भरपूर खुशी से कांप गई। इबाद उसके करीब ही झूले पर टिक गया। वो तो कुछ भी नहीं है आइमा। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। मोहब्बत से चूर लहजे में वो बोला। वो पलकें झपकाए बगैर उसकी तरफ देखती रही। तुम्हारी सूरत जितनी प्यारी है, तुम्हारी सीरत इससे भी ज़्यादा प्यारी है। बारिज़बात की आवाज़ जज्बों से बोझिल होती जा रही थी और आइमा असद अपने दिल की धड़कनों को साफ सुन रही थी। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे बगैर ये अरसा कैसे गुजरेगा, मगर ये याद रखना आइमा कि कोई है जिसके लिए तुम्हारे बगैर एक एक पल काटना बहुत मुश्किल होगा, जिसके दिल की धड़कनें तुम्हें और सिर्फ तुम्हें पुकार रही होंगी। आइमा की आंखें भर आई। इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे? उसने पानियों से भरी आंखें उठाई। हाँ, इससे भी ज़्यादा। उसने मुकम्मल सच्चाई के साथ एतराफ़ किया। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ बारिश। ना जाने किस नेकी के बदले खुदा ने मुझे आपकी पुरखुलूस मोहब्बत अता की। उसके आंसू लुढ़कते हुए गालों पर बहने लगे। बारिज़बाद ने बहुत नरमी से उन्हें अपने पोरों पर समेटा था। आज तुमने मेरी बहुत पुरानी ख्वाहिश पूरी कर दी है आइमा। हालांकि तुम्हारी आंखों में आंसू मैं किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो रुका तो आंखें बोलने लगी। आइमा ने नाम समझी में से सर उठाया तो वो मुस्कुरा दिया। आज मुझे यकीन आ गया कि ये कांच की गुड़िया मेरी नरमी से छूने पर नहीं टूटेगी। आंखों की बढ़ती लौ में मचलती शरारत ने उसे लम्हे के 1000वें हिस्से में पलकें झुकाने पर मजबूर कर दिया। मेरा ख्याल है कि अब मुझे चलना चाहिए। वो एकदम उठ खड़ी हुई जब बारिश ने बहुत नरमी से उसकी कलाई थाम ली। ये लम्हे बहुत कीमती हैं आइमा, इन्हें यादगार बना दो। उसके दिलनशी बात पर वो अपने दिल की धड़कनें संभालती दोबारा बैठ गई। चौदहवीं के चांद की तेज रोशनी में दो दीवाने हाथ में हाथ लिए बैठे एक दूसरे की धड़कनें सुनने में मगन थे। हल्के हल्के हिलता झूला उन्हें दूर किसी ख्वाबों के नगर की सैर करवा रहा था। आइमा ने उसके कंधे से सर उठाया था। पारिस ने भी उस वक्त आंखें खोली। दोनों की आंखें मोहब्बत के नूर से भरी एक तकद्दुस की लपेट में थी। फूलों भरी राह पर चलते न जाने किस एहसास से उसने पलटकर बारिज़बात की तरफ देखा और फिर देखती चली गई। कोई कस्में वादे नहीं हुए थे, मगर उन दोनों की धड़कन एक दूसरे से जुड़ चुकी थी। और फिर वो बारिज़बात को सूना करके चली गई। बहुत से दिन बारिज़बात को अपने दिल को समझाने में लगे। हर गुज़रता दिन उसे सदियों पर फैला लगा। लगी बंदी रूटीन के मुताबिक वो सुबह ऑफिस जाता और फिर घर लौटते ही कमरे में बंद हो जाता। जब कभी दिल को समझाना मुश्किल हो जाता तो वो उसका नंबर मिला देता। उसकी आवाज़ सुनते ही दिल पिंजरे में कैद परिंदे की तरह फड़फड़ाने लगता, तो वो डायरी में रखी उसकी तस्वीर को घंटों देखता रहता। आइमा की हालत भी उससे मुख्तलिफ ना थी। वो भी तो प्रेम दीवानी थी। वो तो वहाँ तन्हा थी। आखिर आपको एतराज़ किस बात पर है? खुदा ने मुझे हुस्न दिया है तो घर बैठकर बर्बाद क्यों करूं? प्लीज़ मम्मा, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। झुंझलाते हुए आखिर में वो मिन्नतों पर उतर आई। अगर तुम्हें हमारी इज्जत का ज़रा एहसास होता तो तुम ऐसी घटिया ख्वाहिश ही ना करती। वो नाराज़ सी बोली। क्या घटिया है इसमें, बताएं मुझे। सब लड़कियों को इस तरह की ऑफर्स नहीं मिला करती। ये तो मेरे हुस्न को देखते। क्या हुस्न हुस्न की रट लगा रखी है तुमने? वो उसकी बात काट कर तेज़ लहजे में बोली। आइमा भी तो खूबसूरत है, बल्कि तुमसे भी ज़्यादा हुस्न उसे खुदा ने दिया है। उसके दिमाग में तो ऐसे खलल नहीं आया। उन्होंने गुस्से से कहा था। यहाँ आइमा का क्या जिक्र, वो सुलगी थी। खैर, आप चाहे कुछ भी कह लें, मगर मुझे अपना ख्वाब हर सूरत में पूरा करना है। हर धर्मी से कहती वो एक झटके से उठी
और अपने कमरे में चली गई। मगर सुम्बुल बेगम के लिए बहुत कुछ सोचने को छोड़ गई थी। आयमा जितनी ज़्यादा सादा और फर्माबरदार, अलीज़ा उतनी ही ज़िद्दी, हर धर्म और लापरवाह नीचा की थी। आखिर एक फैसले पर पहुंचते हुए वो मुतमईन हो गई। खाना गर्म करूं तुम्हारे लिए? वो जैसे ही थके थके से अंदाज में दाखिल हुआ तो मम्मा को जागता पाकर हैरान रह गई। मम्मा, आप अभी तक सोई नहीं? तुम जानते हो, जब तक तुम घर नहीं आ जाते मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ ही लगा रहता है। वह खफा खफा सी बोली तो डॉक्टर अरसलान मलिक को उन पर टूट कर प्यार आया। मेरी मम्मा नाराज़ हैं? नाराज़ नाराज़ नज़र आ रही हैं। क्या मैं वजह पूछ सकता हूँ? लाड से कहते उन्होंने उन्हें करीबी सोफे पर बिठाया। इतना अनजान बनने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ जानते हो तुम। डॉक्टर अरसलान मलिक एकदम मुस्कुरा दिए। मम्मा, आप सब कुछ जानती हैं, फिर क्यों ज़िद कर रही हैं? मैं ज़िद कर रही हूँ या तुम? ये ज़िद नहीं है तो और क्या है अरसलान, कि होने वाली बीवी डॉक्टर हो और वो भी हार्ट स्पेशलिस्ट। अब मुझे नहीं मिल रही तो मैं क्या करूँ? वो काफ़ी झुंझलाई हुई लग रही थी। 2 साल से ज़्यादा हो गया मुझे लड़की ढूंढते। मम्मा, मिल जाएगी, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? आप तो अभी से घबरा गई। मेरी बात को गौर से सुनो अरसलान। उनके अंदाज पर वो बुरी तरह चौंका। तुम बहुत मनमानी कर चुके हो और नहीं, तुम दुनिया के अनोखे मसरूफ़ इंसान नहीं हो। इस दौर में हर इंसान बिज़ी है, मगर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि शादी करने के लिए वो बुढ़ापे का इंतज़ार करे। मैं तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर चुकी हूँ। डॉक्टर तो नहीं है, मगर खूबसूरत बेइंतहा है। जैसी बहू मुझे चाहिए बिल्कुल वैसी है। इनकार करने से पहले ये ज़रूर सोच लेना कि इसके बाद मैं अपनी ज़िंदगी में दोबारा कभी इस टॉपिक पर तुमसे बात नहीं करूँगी। वो संजीदगी से बोली तो डॉक्टर अरसलान को भी संजीदा होना पड़ा। लेकिन मम्मा, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती अरसलान। लड़की की तस्वीर तुम्हारे कमरे में है, बहुत सोच समझ कर मुझे जवाब देना। मजबूती से कहती वो उठ खड़ी हुई। लंबा सांस वो भरते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उनकी तबीयत में ठहराव था। बहुत सुलझी हुई शख्सियत और साफ सुथरी सोच के मालिक थे। बेतरतीबी, लापरवाही और लाउबालीपन से उन्हें शदीद चिढ़ थी। वो एक माँ थी और गलत नहीं सोच रही थी। अचानक ही उनकी नज़र साइड टेबल पर पड़े लिफाफे पर पड़ी तो वो तस्वीर निकाल कर देखने लगी। अच्छी खासी खूबसूरत लड़की थी। मम्मा की तारीफ गलत ना थी। थोड़ी देर तस्वीर को देखने के बाद वो उठ खड़े हुए, क्योंकि वो आज की रात मम्मा को पुरसुकून नींद देना चाहते थे। वॉट? आप ये क्या कह रही हैं? मम्मा की बात सुनकर यूं वो उछली जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम फुदक रही हो? वो नागवारी से बोली। मगर मम्मा, आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं अभी शादी करूंगी? तुम्हें शादी के लिए कौन कह रहा है? अभी सिर्फ एंगेजमेंट होगी। वो बेपरवाही से बोली तो उसका पारा चढ़ने लगा। मगर मैं इस एंगेजमेंट के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे कुछ बनना है। वो बदतमीज़ी से बोली। बिहेव योरसेल्फ अरीज़ा, तुम दिन ब दिन बदतमीज़ होती जा रही हो। इसलिए मैंने और तुम्हारे पापा ने ये फैसला किया है ताकि तुम्हारे सर से एक्टर बनने का भूत उतर जाए। पापा की मर्ज़ी भी इसमें शामिल है। उसे यकीन ना आया। यकीन आता भी तो कैसे? आज तक पापा ने कभी इन दोनों बेटियों पर अपनी मर्ज़ी नहीं थोपी थी। हाँ, तुम्हारे पापा की मर्ज़ी भी इसमें शामिल है। लड़के को वो बहुत अच्छी तरह जानती हैं। लड़का हार्ट सर्जन है, छोटी सी फैमिली है, एक लड़का और दूसरी उसकी माँ। तुम्हें ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा। मैं तस्वीर रख कर जा रही हूँ, देख लेना। मिलना चाहो तो भी हमें ऐतराज़ नहीं। तुम्हें हर तरह की आज़ादी देने का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि तुम हमारी इज्जत को सरेआम नीलाम कर दो। लेकिन मम्मा, बस अरीज़ा, इस मामले में और कुछ नहीं सुनूंगी। उन्होंने सख्ती से कहा और एक संजीदा नज़र उसके चेहरे पर डालती बाहर निकल गई, जबकि वो परेशान सी बेड पर टिक गई। मैं अभी शादी कैसे कर सकती हूँ? मेरा एक्ट्रेस बनने का ख्वाब, उसका क्या होगा? मुझे खुद उस लड़के से साफ बात करनी होगी। वो ही शादी से इनकार कर दे तो अच्छा है। सोचते हुए उसने बेख्याली में ही तस्वीर पकड़ ली। जैसे ही उसकी नज़र तस्वीर पर पड़ी वो पूरी तरह चौंकी और फिर पलकें झपकाए बगैर कितनी देर तस्वीर देखती ही रही।
उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत से चेहरे देखे थे, मगर उसे खुद से इनकार करना पड़ा कि इतनी ग्रेसफुल पर्सनैलिटी और इतना पुरकशिश चेहरा उसने आज तक नहीं देखा था। हो माय गॉड! इतना ज़बरदस्त बंदा पापा ने मेरे लिए चुना। कुछ लम्हों के लिए जैसे वो सब कुछ भूल गई। उसका दिल बहुत तेज़ तेज़ धड़क रहा था और उसकी आंखें उस इंसान को हकीकत में देखने के लिए बेकरार थी। वो खामोश हो गई, न इनकार किया न इकरार। मम्मा उसकी खामोशी को रजामंदी समझते हुए मंगनी की तैयारियां करने लगी। कुछ वक्त के लिए सही, मगर एक्ट्रेस बनने का भूत उतर चुका था। इंगेजमेंट के मौके पर जब उसने अपने सामने डॉक्टर अरसलान मलिक को देखा तो फिर देखती ही रह गई। इंगेजमेंट में मौजूद सब लोगों पर उनकी शख्सियत का सहर छाने लगा और जब वो अरीज़ा असद के करीब आकर बैठे तो उसकी हथेलियां नम होने लगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो भी किसी से पजल हो सकती है। तालियों की गूंज में डॉक्टर अरसलान मलिक ने अरीज़ा को अंगूठी पहनाई। इस सारे अमल में अरीज़ा की नज़रें उनके सुर्खों सफ़ेद हाथों पर भटकती रही थी। उसे अपनी किस्मत पर फ़ख्र होने लगा। आइमा के पेपर्स हो रहे थे, सो बहुत चाहने के बावजूद वो ना आ सकी थी। पारी ज़बान दिल महसूस कर रह गया, करूं या नहीं करूं। अच्छा नहीं करती वो क्या सोचेंगी। वो बड़बड़ाई, मगर फिर थोड़ी देर के बाद दिल के हाथों मजबूर होकर वो उनके नंबर मिला रही थी। हेलो। दिलकश भरी आवाज़ पर उसका दिल ज़ोर से धड़का था। फ़ोन तो कर लिया था, मगर अब समझ में नहीं आ रहा था कि बात कैसे करे। हेलो, कौन बात कर रहा है? ईयरपीस में दोबारा आवाज़ उभरी तो उसने खुद को बोलने के लिए तैयार किया। वो मैं। अरीज़ा बमुश्किल बोली। अरीज़ा आप? उनकी आवाज़ में हैरानी वो साफ महसूस कर सकती थी। जी मैं। धड़कनें बेकाबू हो रही थी। ऊपर से उनका रवैया, वो ख्वामखा झुंझलाने लगी। अरीज़ा, सब खैरियत तो है? डॉक्टर अरसलान मलिक के इस जुमले ने जलती लौ पर तेल का काम किया। मेरा फ़ोन करना आपको बुरा लगा? नहीं, मगर मैं हैरान ज़रूर हुआ। इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है, बल्कि मैं तो आपके फ़ोन की मुंतज़िर थी। इतनी बोल्डनेस। दूसरी तरफ वो चंद लम्हों के लिए जैसे खामोश से हो गए। आप फ़ोन पर बात करने को बुरा समझती हैं? उनकी खामोशी से उसने यही नतीजा निकाला। नहीं, मैं फ़ोन पर बात करने को बुरा नहीं समझता, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर मुलाकात को भी बुरा नहीं समझता। उन्होंने सच्चाई से एतराफ़ किया। अरीज़ा का ज़हनी तनाव कम होता गया। यानी बंदा इतना टफ नहीं था, वो आराम से काबू कर सकती थी। अगर मैं आपका अस्पताल देखना चाहूँ तो? अब वो रिलैक्स अंदाज में पूछ रही थी। मोस्ट वेलकम, मुझे खुशी होगी। इस दौरान वो पहली बार मुस्कुराए। ये तो उनका फेवरेट टॉपिक था। ओके, फिर मैं कल किसी टाइम चक्कर लगाऊंगी। ओके, खुदा हाफिज़, फिर कल मुलाकात होगी। उनके कहने पर मजबूरन उसे कॉल डिस्कनेक्ट करनी पड़ी थी, वरना वो अभी लंबी चौड़ी बात के मूड में थी। मगरूर घमंडी शख्स ना जाने खुद को क्या समझता है। वो धीरे से बड़बड़ाई। कैसा लगा आपको मेरा ये छोटा सा अस्पताल? पूरा अस्पताल दिखाने के बाद कैबिन में आते ही उन्होंने पूछा। वो क्या जवाब देती। उसने सही तरह से कुछ देखा होता तो कुछ कह पाती। वो तो हर तरफ से बेखबर उन्हीं में ही गुम रही थी। वो कितने बढ़िया अंदाज में चलती हैं। उनके बात करने का अंदाज कितना अच्छा है। उनके बालों का स्टाइल, उनकी किस सोच में गुम हो। उन्होंने उसके चेहरे के सामने हाथ लहराया तो वो जैसे होश में आ गई। आपकी स्माइल बहुत खूबसूरत है अरसलान, मगर आप इतनी कम स्माइल क्यों पास करते हैं? कहना कुछ चाहती थी, मगर वो कह गई जो सोच रही थी। वो बुरी तरह चौंके। उनके संजीदा और सपाट चेहरे ने जैसे उसे अपनी गलती का एहसास दिलाया। वो बेहद सटपटा गई। बहुत खूबसूरत अस्पताल है आपका। माहौल के तनाव को कम करने की कोशिश की गई, मगर फिर अरसलान के होठों पर भूले से भी मुस्कुराहट ना आ सकी। उन्हें औरतों की बेबाकी पसंद ना थी, मगर वो ये अरीज़ा असद को कैसे बताती। क्या लेंगी आप? काफ़ी देर के बाद वो बोले थे। जो आप खिलाना चाहें। आपका कैबिन बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल आपकी तरह। अगला जुमला उसने दिल में अदा किया। वो उन्हें किसी हद तक समझने लगी थी, मगर इस दिल का क्या करती जो उन्हें देखते ही बेकाबू होने लगता था। मेरी छोटी सिस्टर डॉक्टर है।
वो जो इंटरकॉम पर बात कर रहे थे एकदम चौंके थे। पापा को डॉक्टर बहुत पसंद हैं। वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, मगर मैंने इनकार कर दिया। इतनी टफ स्टडी से मेरे चेहरे की सारी फ्रेशनेस ख़राब हो जाती। मगर आइमा सदा से पापा की फर्माबरदार रही बेटी। पापा की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जुट गई। अब हार्ट से स्पेशलाइजेशन के लिए फ़ौरन गई हुई है। अरसलान बुरी तरह ठिठ गई। अंदर अजीब सी ख्वाहिश ने अंगड़ाई ली, मगर नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने बेसाख्ता सर झटका। आपको डॉक्टर्स क्यों नहीं पसंद? मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे डॉक्टर नापसंद होते हैं। अगर ऐसा होता तो आज मैं आपके सामने ना बैठी होती। मुझे इतनी टफ स्टडी कुड़न में मसरूफ़ कर देती है, इसीलिए तो मैंने फ़ाइन आर्ट रखी थी। वो पहलू बदल कर रह गई। मम्मा, आप जानती हैं कि अरीज़ा की छोटी सिस्टर स्पेशलाइजेशन के लिए फ़ॉरेन गई हुई है। हाँ तो उनके समझ में ना आया कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो ये कि आप मेरी ख्वाहिश को अच्छी तरह जानती थी। एक धमाका हुआ था और मम्मा को सब याद आ गया। मुझे भी सगाई के बाद मालूम हुआ था, और वैसे भी हमने कौन सा उसे देखा है। ना जाने कैसी शक्ल सूरत की होगी, जबकि अपनी अरीज़ा तो लाखों में एक है। तुम्हारे लिए लड़की तलाश करने के लिए मैं बहुत खपी हूँ। तुम्हारे जोड़ की लड़की मिलना तो जैसे नामुमकिन था, मगर अब खुदा का शुक्र है कि जोड़ी तो अच्छी बनी, कोई उंगली नहीं उठाएगा। वो फ़ख्र से बोली तो अरसलान उनको देख कर रह गए। आइमा को लौटने में बहुत कम वक्त रह गया था। फ़ोन पर उससे बात करने के बाद सुंबुल बेगम ने अरीज़ा की शादी की तारीख तय कर दी थी। इस दौरान अरीज़ा असद को एक फ़िल्म की ऑफ़र हुई। उसकी दोस्त आज़ला के अंकल डायरेक्टर थे। आज़ला के घर पर ही उसकी मुलाकात उनसे हुई थी। इतनी बड़ी ऑफ़र पर तो वो हवाओं में उड़ने लगी। उसके ख्वाब पूरा होने का वक्त आ गया था। मम्मा से तो बात करना ही फजूल था, सो उसने अरसलान से डायरेक्ट बात करने का सोचा। अपनी खुशी में वो ये बात भी भूल गई कि शादी में कितने कम दिन रह गए हैं। वो उनके सामने चुप सी बैठी थी। अरीज़ा, सब ठीक तो है? खामोशी जब ज़्यादा लंबी हो गई तो वो पूछे बगैर ना रह सकी। उसने झुका हुआ सर उठाया। मुझको आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है अरसलान। वो उंगलियों को मरोड़ते हुए बोली। हाँ कहो, मैं सुन रहा हूँ। मैं घर की चार दीवारी में घुट घुट कर मरना नहीं चाहती अरसलान। मैं कुछ बनना चाहती हूँ। शुरू से ही मुझे एक्ट्रेस बनने का शौक़ था, मगर पापा मेरी इस ख्वाहिश के सख्त खिलाफ थे। डॉक्टर अरसलान मलिक के माथे पर नागवारी की सलवटें उभरने लगी। चेहरे पर तनाव फैल गया था, मगर वो उससे बेखबर अपनी ही कही गई। अब मुझे एक फ़िल्म की ऑफ़र हुई है। मैं किसी सूरत इस फिल्म को छोड़ना नहीं चाहती। मम्मा पापा से बात करना फजूल है, इसीलिए मैंने आपसे बात करने के बारे में सोचा। मैं किसी सूरत इस चांस को मिस नहीं करना चाहती। प्लीज़ आप मुझसे क्या चाहती हैं? वो ज़ब्त की इंतहा पर पहुंचकर बोले थे, उसकी बात काट कर। सिर्फ इतना कि आप मुझे परमिशन दे दें। मैं शादी के बाद ये फ़िल्म करना चाहती हूँ। अगर मैं परमिशन ना दूँ तो? मेरी सोच भी आपके मम्मी पापा से हरगिज़ अलग नहीं है। गुस्से पर काबू पाने के बावजूद उनके लहजे की ठंडक ने अरीज़ा को चौंकने पर मजबूर किया था। आखिर इसमें बुराई क्या है अरसलान? तुम मुझे ये बताओ कि इसमें अच्छाई क्या है? अरीज़ा ने आंसू भरी आंखों से उनके सर्द अंदाज को देखा और भागते हुए कैबिन से बाहर आ गई, जबकि अरसलान मलिक ने दोनों हाथों में सर थाम लिया। जहाज़ लैंड कर चुका था। आयमा असद जैसे ही नज़र आई, इबाद तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। आयमा ने भी उसे देखकर अपने कदमों की रफ्तार तेज़ कर दी और फूली हुई सांसों के साथ वो एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए। ऐसा लगा जैसे एक दूसरे को सदियों के बाद देख रहे हों। फिर बहुत आहिस्ता से बारिश ने उसका हाथ थामा और पार्किंग में खड़ी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। आयमा के पूरे बदन की जान जैसे अपने हाथ में आन समाई थी। कितना मिस किया था उसने इस लम्स को। कितनी बार उसे उसकी याद ने कमज़ोर किया था, मगर वो डटी रही अपने फैसले पर, सिर्फ पापा की खातिर। मुझे लगता है आज मैं ड्राइव नहीं कर पाऊँगा। वो अभी तक मुस्कुरा रहा था। क्यों? वो हैरान हुई। ये तो तुम खुद से पूछो। बारिश ने उसकी आंखों में देखा। उसके पलकें लरजी थी और फिर अगले ही लम्हे झुक गई थी। बारिश इबाद ने बहुत दिलचस्पी से इस दिलफरेब मंजर को देखा। इतना अरसा अमेरिका में गुजारने के बावजूद भी वो वैसी की वैसी थी।
पारिस ने मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। वाह, अरसलान जीजू का घर तो ज़बरदस्त है। शानदार खड़ी इमारत पर एक नज़र डालते हुए उसने बेसाख्ता तारीफ की। पारिस उसे गेट पर उतार चुका था। वो अंदर की तरफ बढ़ गई। महापारा बेगम फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। इतनी हसीन लड़की को पूरे एतमाद से अपनी तरफ बढ़ते देखकर उन्होंने बात समेटी और उस मनमोहिनी सूरत को देखा। उसने झट सलाम किया था। वो उसके चेहरे पर नजरें जमाए ही उठ खड़ी हुई। इतनी खूबसूरत, इतनी मासूमियत, इतनी नज़ाकत कि वो पलक झपकना तक भूल गई। मैं आइमा असद हूँ आंटी जी, अरीज़ा आपी की छोटी सिस्टर। उनकी अंदरूनी कैफियत से बेखबर उसने खुद अपना इंट्रोडक्शन कराया। वो खामोश रह गई। क्या हुआ आंटी जी? उन्हें इंतहाई हैरान देखकर वो पूछ रही थी। कुछ नहीं, वो बामुश्किल मुस्कुराई। आओ बैठो। उसका हाथ थामते हुए उन्होंने करीब ही बिठा लिया। आंटी, अरसलान जीजू कहाँ हैं? इधर उधर देखते हुए उसने पूछा। वो मैं आपसे और अरसलान जीजू से मिलने आई थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, मगर तुम्हारे अरसलान जीजू के आने में अभी थोड़ा वक्त है। उनकी नज़रें अभी भी उसके चेहरे पर फिसल रही थी। कोई बात नहीं, तब तक मैं आपसे बातें कर लेती हूँ। वो हल्के फुल्के अंदाज में मुस्कुराई। महापारा बेगम को लगा कि अरसलान की शादी में वो बहुत जल्दबाजी से काम ले चुकी हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। वो एकदम उठ खड़ी हुई। आंटी, क्या आप मुझे अपना घर दिखाएंगी? चाय पीने के बाद उसने कहा तो वो मुस्कुराते हुए उठ खड़ी हुई। ये अरसलान का कमरा है। सारा घर दिखाने के बाद वो उसे अरसलान के कमरे में ले आई। तुम अंदर जाओ, मैं मुलाजिमा को लंच के बारे में बताकर अभी आती हूँ। वो आहिस्ता से सर हिलाती कमरे के अंदर आ गई। वाह, ज़बरदस्त। कमरे की एक एक चीज़ को उसने सराहती नज़रों से देखा। फिर छोटे छोटे कदम उठाती डॉक्टर अरसलान मलिक की बड़ी सी तस्वीर के सामने खड़ी हो गई और तस्वीर देखकर उसने अपनी बहन की किस्मत पर प्यार आया। उसी वक्त डॉक्टर अरसलान मलिक कमरे में दाखिल हुए थे। अनजान लड़की को अपने कमरे में अपनी तस्वीर के सामने देखकर वो हैरान रह गए। आहट पर वो एकदम पलटी और डॉक्टर अरसलान जैसे सब कुछ भूल गए। दिल की रफ्तार एकदम तेज़ हुई थी। नज़रों को ये चेहरा बहुत अपना, बहुत जाना पहचाना सा लगा। अरे अरसलान जीजू आप? वो मुस्कुराई। मैं आइमा असद हूँ, अरीज़ा की छोटी बहन। वो क्या कह रही थी, चंद इंच के फासले के बावजूद वो सुन नहीं पाए। अरसलान जीजू, आर यू ओके? उनके सामने उसने हाथ लहराया। वो चौंके। अरे अरसलान बेटा, तुम आ गए? उसी वक्त मम्मा कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने खाली खाली नज़रों से मम्मा की तरफ देखा और फिर बैग और कोट सोफे पर रखते हुए खामोशी से वॉशरूम में घुस गई। आयमा असद हक्का बक्का उनके रद्द अमल के बारे में सोचती रह गई। क्या हुआ है डॉक्टर अरसलान मलिक को आयमा को देखते ही? कहाँ पहुँचेगा ये सफ़र? अगली किश्त देखना ना भूलें।